अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेटेजिक इनसाइट के स्पेशल एपिसोड में मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन बुखारी। पिछले एपिसोड में हमने ज़रा डिटेल से डिस्कस किया था और डॉक्टर साहब ने बड़ी बारीक बीनी से यूक्रेन और रशिया के जो इस वक्त मामला हैं उसको बारे में बताया था और कुछ तारीखी पहलू भी बताया था। लेकिन अचानक से चीज़ें एकदम से फ्लेयर अप हो गई। डॉक्टर हसन बुखारी से पूछेंगे कि एकदम से ये जो गहमा गहमी आपको यूरोप में नजर आ रही है और यूक्रेन के आसमानों पर जंग के बादल मंडला रहे हैं, वो क्यों है? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सवाल बिल्कुल छोटा सा कि क्या जंग किस तरफ जा रही है और एकदम से क्यों ये तेजी फैल गई है? नहीं, एकदम से नहीं हुआ ना। अब देखिए, हमने तारीखी पस मंज़र तो पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया था। अब पिछले साल 2021 अप्रैल में रशिया ने अपनी फ़ौज जो यूक्रेन के बॉर्डर पर थी वो तादाद में काफ़ी बढ़ा दी थी। अच्छा, ये बातें हो रही हैं मैं कि जी 1 लाख से ऊपर रशियन फ़ौजी आ गए, ये हो गया वो हो गया। जो रियलिटी है वो ये है कि 60,000 के करीब रशियन फ़ौजी तो परमानेंटली तैनात रहते हैं ना यूक्रेनी बॉर्डर पर। उसमें 30,000 और ऐड करके टोटल स्ट्रेंथ तकरीबन 90,000 तक पहुंच गई थी अप्रैल में। और उस वक्त भी बड़ी बातें हुई थी कि जी ये वॉर जोन है, रशिया हमला कर सकता है। रशिया ने कोई हमला वगैरह नहीं किया, लेकिन उस वक्त से कहा जाता है कि क्राइसिस की फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया, अब यूक्रेन पर इकोनॉमिक प्रेशर भी पड़ता है जब रशिया मोबिलाइज करता है। तो आईएमएफ को पाकिस्तानी तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जब उनका मूड ना हो तब वो हर रोज नई नई शर्तें लगाते, वरना वो बहुत जल्दी जो है वो पैसे निकालना भी शुरू कर देते हैं। जिसको मुल्क अगर अपना एला है कोई अंडर प्रेशर हो, तो यूक्रेन जब अंडर प्रेशर था ना, तो आईएमएफ से उनकी पहले बातचीत चल रही थी। आईएमएफ दिल्ली डैलिंग कर रहा था, एक प्रोग्राम जो है वो $5 बिलियन का नेगोशिएट हो चुका था 2020 में। लेकिन अब जब अप्रैल में रूस की मोबिलाइजेशन हुई ना, उसके फौरन 2 महीने बाद $2.1 बिलियन की किस्त रिलीज हो गई यूक्रेन के लिए। जैसे यूक्रेन को भी लगा कि यार हमारे पीछे भी बड़े दोस्त कुछ मौजूद हैं। फिर उसके बाद नवंबर में अगली किस्त भी रिलीज हुई $700 मिलियन की। अब नवंबर के महीने में ही सूरत हाल दोबारा कुछ कशीदा होना शुरू हो गई। अप्रैल के महीने के बाद रशिया ने इन फौजों को वापस नहीं किया और नवंबर में मजीद ऐड करनी शुरू कर दी। जबकि रशियंस का कहना यह था कि यूक्रेन ने तकरीबन 1,25,000 फौज हमारे बॉर्डर्स पर कंसंट्रेट कर दिया, तो हम तो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जबकि वेस्ट का कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यूक्रेन की कोई एग्रेसिव इंटेंशन नहीं है। बेसिकली जो है वो रशिया अपनी फौज को ऑगमेंट कर रहा है और ये दिसंबर से ये चीज़ स्टार्ट हो गई थी। अब व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के सदर हैं, वो तो कहते हैं जी कि हमारा यूक्रेन से कोई झगड़ा नहीं है, हम तो यूक्रेन से डायलॉग भी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि यूक्रेन किसी और के इशारों पर नाचे। और दूसरी तरफ वेस्ट का कहना यह कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन रूस का एक सैटेलाइट बन जाए, वो भी ज़बरदस्ती। और ऑफ कोर्स वो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है कि 2014 में जो सिविल वॉर शुरू हुई, जिसके बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके अलहदा हो गए, प्रो रशियंस उनमें एक मिलिट्री तरीके से इस्टेब्लिश हो गए और यूक्रेन की गवर्नमेंट उन इलाकों को अपनी रेट के अंदर लाने में नाकाम रही है। तो उधर फायर तो चलता रहता है बॉर्डर पर और किसी भी वक्त सिचुएशन एस्केलेट कर सकती है। उस सूरत में जब दोनों मुल्क फौजें भी बॉर्डर पर लाएं तो फिर क्राइसिस की घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अमेरिका ने वार्निंग्स देना शुरू कर दी कि जी रूस हमला कर रहा है, रूस हमला कर सकता है। रूस ने इसका हमेशा डिनायल ही दिया है और रूस का पॉइंट यह है कि हम बिल्कुल भी हमला नहीं करना चाहते, नहीं हम करेंगे। लेकिन इस तरीके से सिचुएशन जो है वो रोज़ बरोज़ अमेरिकन कहते गए कि जी रूस फौज बढ़ा रहा है, जो कि वो बढ़ा भी रहे हैं। अभी एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख तक रशिया की फ़ौजें पहुंच चुकी। जैसे जैसे रूस की फ़ौजें बढ़ती गई वैसे वैसे फीलिंग ऑफ क्राइसिस बढ़ती गई, यहाँ तक कि फरवरी के महीने में आकर तो अमेरिका ने डेटें देनी शुरू कर दी कि अब रूस मुकम्मल रेडी है, किसी भी दिन हमला हो सकता है, बुध को हमला हो सकता है, जुम्मे को हमला हो सकता है। मतलब अब वो इस स्टेज पर हालात आ गए। डॉक्टर साहब, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है इसके अंदर, क्योंकि आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। एम क्या है डॉक्टर साहब? इसमें यूक्रेन हो, इसमें रशिया हो, इसमें यूएस हो, क्या एम क्या अचीव करना चाहते हैं जंग में क्या? अब देखिए, रशिया के एम की अगर बात करें ना, सबसे पहले तो रशिया का एम यह है कि यूक्रेन वेस्टर्न ऑर्बिट में ना जाए और नेटो में शामिल ना हो। अब वो बड़ी सिंपल सी बात है ना, रशिया ने क्राइमिया हासिल किया, लेकिन यूरोप और अमेरिका कहते हैं कि क्राइमिया रशिया का नहीं है, वो यूक्रेन की सॉवरेन टेरिटरी है। अब अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होता है तो नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कलेक्टिव सिक्योरिटी है, एक मेंबर पर हमला सब पर हमला तस्वर होगा, ठीक। तो उसके तहत फिर यूक्रेन के इलाके पर अगर रशिया कब्जा करके बैठा है तो वो तो फिर उनकी नज़रों में जारियत कर रहा है, फिर तो नेटो रशिया के खिलाफ ऐलाने जंग भी कर सकता है आर्टिकल 5 के तहत। यही बात पुतिन ने, जो मैक्रोन के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी चंद दिन पहले, उसमें भी गई कि क्या आप जंग करना चाहते हैं, फिर यूक्रेन को आप नेटो में डालें, फिर आप क्राइमिया पर आर्टिकल 5 इन्वोक करें। डू यू वांट टू गो टू वॉर विद रशिया? नोबडी वांट्स दैट। उन्होंने ये कहा देयर विल बी नो विनर्स, हम भी नहीं चाहते, लेकिन आप लोग भी हमारे साथ पंगा ना लें।
तो बेसिकली रशिया डज नॉट वांट यूक्रेन इन द नेटो। रशिया ऑल्सो डज नॉट वांट कि यूक्रेन जो है वो ईस्टर्न रीजन्स जो उनके प्रो रशियन रीजन है डोनेट्स्क और लुहांस्क वाले, उन पर यूक्रेन कब्जा कर ले को फौज कशी करके। रशिया ने कहा ये हमारी रेड लाइन है। लॉन्ग टर्म एम्स में रशिया चाहता है कि यूक्रेन रशियन ऑर्बिट में शामिल हो जाए। वो कहते हैं ये हमारी ही हैं, हमारी भाई हैं, ये लिटिल रशियंस हैं या मेलो रशियंस हैं, ये लफ्ज़ यूज़ होता है कि दे आर अ काइंड ऑफ रशियंस। और व्लादिमीर पुतिन ने तो एक बहुत बड़ा सारा मजमून भी लिखा है इस पर कि ये तो एक ही लोग हैं हम, और हमारा दुश्मन जो है वो वेस्ट में है लेकिन हम एक ही लोग हैं। और साथ उनका एम एक और भी है, वो कहते हैं कि अमेरिका की लड़ाई है ना रूस, तो यूरोप को वो चाहते हैं कि यूरोप रूस के खिलाफ ना जाए, चाहते हैं यूरोप से उनके ताल्लुकात ठीक नहीं बल्कि यूरोप कुछ कुछ अमेरिका से डीलिंक हो जाए। तो ये बेसिकली रशियन एम्स है। अमेरिकी एम्स इसके ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर ऑपोजिट है। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन बिल्कुल वेस्टर्न ऑर्बिट में जाए, अमेरिका चाहता है कि रूस को वीक किया जाए, अमेरिका चाहता है कि पूरे यूरोप को अमेरिकी क़यादत में मुत्तहिद किया जाए अगेंस्ट रशिया। ठीक है डॉक्टर साहब, वो फ्रंट क्रिएट करना चाह रहा है। और यूक्रेन का जो एम है ना वो फिर बिल्कुल डिफरेंट है। यूक्रेन एक तो चाहता है कि यूक्रेन अपनी आज़ादी बरकरार रखे। अभी जब हम यूक्रेन की बात करते हैं ना, हम यूक्रेन के प्रो रशियन एलिमेंट की बात नहीं करते क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर साइड लैंड है। अभी हम सिर्फ यूक्रेनियन नेशनलिस्ट एलिमेंट की बात करते हैं जो यूक्रेन की गवर्नमेंट पर काबिज है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अपनी सॉवरेंटी बरकरार रखें। वो नेटो में भी जाना चाहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अमेरिका कहता है हमने फौज नहीं भेजनी यूक्रेन में, क्योंकि अमेरिका रूस से जंग नहीं लड़ना चाहता। अमेरिका चाहता है कि रूस यूक्रेन में जाकर जंग करे, ये एक अफगानिस्तान या एक वियतनाम बने रूस का, और इधर पुतिन की कुवत जो है वो कमज़ोर हो और इसी बहाने सैंक्शंस लगाने का मौका भी मिल जाए। और लेकिन हमें हींक लगे ना फटकड़ी, हमें फौजी ना भेजने पड़े, मरे यूक्रेनी, शहर तबाह यूक्रेनी हो गया। यूक्रेनियंस को भी ये बात तरीके से रशिया को वीक करने का, लेकिन वो चाहते हैं पेमेंट यूक्रेन दे। यूक्रेनी चाहते हैं कि नहीं, हम रशिया से बिल्कुल भी ना लड़ें जब तक हम नेटो में नहीं हैं। वो चाहते हैं उन्हें नेटो में शामिल किया जाए ताकि नेटो फिर ना सिर्फ रशिया से उनके लिए लड़े बल्कि रशिया से उन्हें क्रीमिया और डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके भी वापस दिलवा कर दे। यूक्रेन ये चाहता है। रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन नेटो से मुकम्मल तौर पर बाहर रहे और अमली तौर पर रूस के साथ एक हर तरीके से अलाइन हो जाए जैसे बेलारूस अलाइंड है। तो ये इन तीनों साइड्स की है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी डिटेल एम्स बताए। डॉक्टर साहब, एक ये तो अब हमें लग रहा है कि अमेरिका और यूएस एक प्रॉक्सी वॉर या फिर जिसको कहते हैं किसी कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा मुझे बताएं डॉक्टर साहब, क्या स्ट्रेटजी होगी इस स्ट्रेटजी में, कौन कितना कामयाब होगा, यूएस या रशिया? अब रशियन स्ट्रेटजी को अगर देखें ना तो वो बड़ी सिंपल है। रशिया चाहता है यूक्रेन पर प्रेशर डाला जाए, यूक्रेन पर इतना प्रेशर डाला जाए कि जो यूक्रेनियन नेशनलिस्ट एलिमेंट है ये डिस्क्रेडिट हो जाए पूरी यूक्रेनी अवाम में और प्रो रशियन एलिमेंट दोबारा गालिब आ जाए। अब उसके लिए रशिया के लिए जंग में फ़ायदा नहीं है। अगर रशिया जंग करता है ना तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, सारा यूक्रेन एंटी रशिया मुत्तहिद हो जाएगा, सारी दुनिया कहेगी रशियन जारियत कर रहे हैं। रशिया से फिर यूरोपियंस भी इनसिक्योर हो जाएंगे और अमेरिकी कैंप में ज़्यादा चल जाएंगे। रशिया चाहता है नॉर्थ स्ट्रीम भी चले, जर्मनी के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो। रशिया सिर्फ ये चाहता है अभी यूक्रेन के सिलसिले में कि ये मोबिलाइजेशंस का मकसद भी है कि यूक्रेन को इकनॉमिकली उसका खर्चा इतना कराया जाए ना। पहले ही जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के सदर, वो बड़े अंडर प्रेशर है। उन्होंने कहा था हम करप्शन दूर करेंगे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, ना महंगाई दूर हुई ना कुछ दूर हुआ। यूक्रेन की इकॉनमी दिन ब दिन डाउन जाती जा रही है। और अभी जो ये मोबिलाइजेशन हुई, अब अभी देखें कि अभी नो फ्लाई जोन बनाने की बातें हो रही हैं। यूक्रेन की इंश्योरेंस जो एयरलाइनें यूक्रेन जा रही हैं उनकी इंश्योरेंस कैंसिल हो रही है। यूक्रेन ने $600 मिलियन का एक फंड इस्टेब्लिश किया है सिर्फ इसलिए कि यूक्रेन फ्लाइटें आती रहें, गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है फ्लाइट्स को। मतलब आप देखें किस तरह इकोनॉमिक हेमरेजिंग हो रही है। आखिर कब तक IMF यूक्रेन को सपोर्ट करता रहेगा? पुतिन कहता है मैं तो टेस्ट मैच भी खेल सकता हूँ, मेरे पास तो टाइम है, वी आर हेयर। हम इधर अपनी फौज को परमानेंट मोबिलाइजेशन में भी वो रख सकते हैं। अगर वो थोड़ी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कर दे ना, कर सकते हैं एस्टेब्लिश, वो तो बहुत लंबा अरसा जा सकते हैं। तो उनको जल्दी नहीं है, लेकिन हमला करने में उनका नुकसान है, वो हमला करेंगे भी नहीं मोस्ट प्रॉब्ली। अब यूएस की स्ट्रेटजी बिल्कुल ऑपोजिट है। यूएस चाहता है कि किसी तरह रशिया को बेट किया जाए यूक्रेन पर अटैक करने के लिए। और अगेन इसमें ये चीज़ भी नजर आती है ना, अगर यूएस ने रशिया से लड़ना होता ना तो यूएस बड़े आराम से कह सकता था कि रशिया जारियत कर रहा है, हम यूक्रेन की फौजी सपोर्ट करेंगे और नेटो को मोबिलाइज किया जाता है। यूक्रेन में बेशक फौज ना दी जाती, लेकिन यूक्रेन के सारे बॉर्डर मिलते हैं ना नेटो कंट्री से, उनमें यूरोपियंस और अमेरिकन अपनी फौज भेजते हैं। तो पता चलता है यार कि अगर यूक्रेन पर हमला हुआ तो ये लोग भी फिर मूव इन कर जाएंगे रशिया के खिलाफ। जंग लड़ने के मूड में यूक्रेन के लिए, जंग लड़ने के मूड में नहीं है। फौज उन्होंने क्या भेजी है, 3000 बंदे, मतलब इट सीम्स लाइक अ जोक, और 8500 बंदे मोबिलाइज किए हैं, भेजे नहीं है अमेरिका ने।
और वो लतीफ़ा बड़ा मशहूर है ना, जर्मनी ने 5000 हेलमेट भेज दिए यूक्रेन। उस पर यूक्रेनियों ने कहा कि ये जी क्या लतीफ़े वाली बात है। दे डोंट वांट टू फाइट, दे जस्ट वांट के रशिया यूक्रेन में तबाही मचाए और अपना सर भी उसमें फोड़े दीवार। वो बिल्कुल उस मकसद के लिए वो सारा वक्त एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं। रशिया हमला कर रहा है, रशिया हमला कर रहा है, रशिया हमला कर रहा है। वो चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर से भी बेशक प्रोवोकेशन कोई हो जाए कि वो यूक्रेनी ये समझेंगे यार अमेरिका हमारे साथ है, चलो को प्रोवोक करते हैं, चलो रशिया के खिलाफ कुछ छोटा मोटा ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं, रशिया रिएक्शन में अटैक करे, इधर आकर फंसे। दे आर बेटिंग रशिया। डॉक्टर साहब ये वो स्ट्रेटजी नहीं आपको नजर आती कि अफगानिस्तान में रशिया घुसे और फिर 20 साल नहीं, ये बड़ी सक्सेसफुली अमेरिका ने ये स्ट्रेटजी वर्ल्ड वॉर 2 में फॉलो की थी जापान के खिलाफ। जब उन्होंने जापान को बेट किया था एम्बार्गोज के जरिए कि जापान ने फिर अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग किया, बेवकूफ़ी थी, लेकिन जापान ने वो बेवकूफ़ी कमिट की, पर्ल हार्बर पर हमला किया और फिर अमेरिका ने जापान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तो अमेरिका यही स्ट्रेटजी चाहता है कि यूक्रेन के अंदर रूस को बेट किया जाए, किसी ने बेट किया जाए, सैंक्शन भी लगाई जाए, उनका बहुत ज़्यादा जानी वाली नुकसान भी है यूक्रेन में, और अमेरिका के पल्ले से तो कुछ भी नहीं जा रहा। और यूक्रेन चूंकि नेटो में भी नहीं है, इसलिए अमेरिका की क्रेडिबिलिटी भी सफ़र नहीं करती कि जी आपका लाया था, वो तो कह सकते हैं जी नेटो में तो था ही नहीं। अगर अमेरिका ने वाकई जंग लड़नी होती ना, तो आपको अमेरिकी फौज इस वक्त यूक्रेन के बॉर्डर्स पर नजर आ रही थी, नेटो की फौज नजर आ रही है। टिपिकल पुराना फॉर्मूला। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात बताएं, इन केस ऑफ वॉर रशियन मिलिट्री स्ट्रेटजी या कैंपेन किस तरह अगर वॉर हुई ना, तो रशिया 3 रास्ते फॉलो कर सकता है। एक तो बेलारूस में इस वक्त रशियन फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं, और बेलारूस इज लाइक वेरी मच यूनिफाइड विद रशिया, दे आर ऑन द सेम पेज, और उनका बहुत सारा आईनी तरीके से भी वो एक सुपर स्टेट उन्होंने बनाई हुई है रशिया और बेलारूस में। बेलारूस की तरफ से कीव पर जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है, नॉर्थ से अटैक आसान है, एक अप्रोच वो हो सकती है। एक सेंट्रल रास्ता फॉलो कर सकते हैं जो कि डनाइपर रिवर को खारकीव की तरफ से क्रॉस करे और फिर वो कीव की तरफ बढ़े। जो बेलारूस वाला रास्ता, उसका फ़ायदा यह है कि डनाइपर रिवर को क्रॉस नहीं करना पड़ता, जो कि बड़ा मेन रिवर है, यूक्रेन के सेंटर से ऑलमोस्ट गुजरा। तीसरा रास्ता क्राइमिया के जरिए भी यूक्रेन पर अटैक किया जा सकता है। 3 तरफ से हमला हो सकता है। ये 3 तो रास्ते हैं। फिर स्ट्रेटजी में अब ये चीज़ आती है ना, एम क्या है। रशिया अगर जंग करता है तो वो कहाँ रुकेगा। मतलब एक तो ये है कि रशिया जो है वो जंग करे ही नहीं, सिर्फ प्रेशर रखे और यूक्रेन के क्रम्बल होने का इंतज़ार करे। एक स्ट्रेटजी है कि रशिया जंग करता है, तो रशिया उसके बाद जो एम करता है ना, वो ये करता है कि सिर्फ लिमिटेड किस्म की मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट उसी रीजन में की जाए जो कि ईस्टर्न यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क वाले रीजन है, बाकी यूक्रेन के अंदर एक्सपैंड ना करे। तीसरा ऑप्शन ये है कि रशिया प्रॉपर हमला करे टैंकों के साथ, आर्मर्ड कॉलम्स के साथ, और डनाइपर रिवर जो है ना उस तक पहुँच जाए, ईस्टर्न यूक्रेन पूरा अपने कब्जे में ले ले। और ईस्टर्न यूक्रेन में रशियन बोलने वाले और प्रो रशियंस बहुत ज़्यादा है, तो वो रीजन होल्ड करना शायद रशिया के लिए आसान हो। क्योंकि वो बात है ना कि होल्ड करना, मैकियावेली ने अपनी किताब में भी लिखा था, प्रिंस में, बहुत मशहूर किताब है, कि फतह करना आसान है, होल्ड करना मुश्किल है। ईस्टर्न यूक्रेन निस्बतन होल्ड करना आसान है, और फिर डनाइपर की नेचुरल बाउंड्री भी आ जाएगी। एक और भी ऑप्शन है कि रशिया ईस्टर्न यूक्रेन की बजाय यूक्रेन की कोस्ट पर कब्जा करे। उसमें 2-3 फायदे हैं। एक तो यूक्रेन के जुनूब में मोल्डोवा का मुल्क है, और मोल्डोवा के मुल्क के अंदर भी एक स्टेट मौजूद है ट्रांसनाइस्ट्रा के नाम से, और वो स्टेट बेसिकली रशिया का ही हिस्सा है, वो अनरिकग्नाइज्ड है, लेकिन आप उसको रशियन पार्ट ही समझें, जैसे अबखाजिया वगैरह जॉर्जिया की तरफ है, या जैसे डोनेट्स्क और लुहांस्क को भी आप इस तरह ले सकते हैं। तो उससे लिंक एक तो पैदा कर लिया जाए, पूरी कोस्ट पर कब्जा करके क्राइमिया भी सिक्योर हो जाए, और यूक्रेन कोस्ट से कट जाए। यूक्रेन की कोस्ट से ब्लैक सी की कोस्ट है, सारी कोस्ट पर रशिया कब्जा कर ले, तो यूक्रेन की इकॉनमी और वो सारा एक लिहाज से वो डब्बे में बंद हो जाएगा। तीसरा एक और ऑप्शन ये है कि ये दोनों काम करें, वो ईस्टर्न यूक्रेन भी फतह कर लें, कोस्ट को भी फतह कर लें, वहाँ पर रुक जाएं। आखिरी ऑप्शन ये है कि फुल फ्लैज अटैक, कीव पर हमला करें, यूक्रेन के दारुल हुकूमत को फतह करें, पूरे मुल्क को फतह करें, गवर्नमेंट को चेंज कर दें। और जो टैक्टिक्स इसमें यूज़ होंगी, साइबर अटैक से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद दे वुड एक्सपैंड मिसाइल अटैक्स। एयर सुपीरियॉरिटी यूक्रेन पर बहुत जल्दी इस्टेब्लिश की जाएगी, क्योंकि रशियन एयरफोर्स यूक्रेनियन एयरफोर्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। यूक्रेनियन एयरफोर्स को तबाह बर्बाद करके एयर सुप्रीमेसी अटैक ले ली जाए, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस को लैंड किया जाए की ब्रिजेस और की इंस्टॉलमेंट्स पर, उनको कब्जे में लिया जाए, और इंपॉर्टेंट लीडर्स को यूक्रेन में असैसिनेट किया जाए। उसके बाद प्रॉपर आर्मी मूव इन कर जाए, रशिया के आर्मर्ड कॉलम्स यूक्रेन के अंदर फैल जाएं, और रेजिस्टेंस को क्रम्बल करके पूरे मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर दें। तो ये मिलिट्री ऑप्शन बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं रशिया के पास। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस डिस्कशन का, क्या जंग होगी? नहीं, अमरीकी बहुत ज़्यादा
हर वक्त उछल उछल कर कह रहे हैं बस जंग होने लगी है, बस कल हमला होने लगा है, बस परसों हमला होने लगा है। रूसी भी मुसलसल कह रहे हैं, झूठी खबरें भी चली थी डॉक्टर साहब ब्लूमबर्ग में। हाँ वो बताता हूँ ना, रूसियों ने भी जो है ना वो मुसलसल कहा नहीं कर रहे हम हमला, हमारा एम ही नहीं है। और अगेन स्ट्रेटेजिकली इवन जो अमेरिकन अदारे हैं जैसे सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, उसने भी जो रिपोर्ट निकाली उसमें रशिया के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये कि ये प्रेशर ही इस्टेब्लिश करता जाए बस। और अब तो इवन वेस्टर्न अखबारात भी लिखना शुरू हो गए हैं, जो अमेरिका हर रोज कहता है शेर आया शेर आया शेर आया उस चरवाए की तरह, अमेरिका की अपनी क्रेडिबिलिटी तबाह हो जाएगी अगर रशिया हमला नहीं करता। सारा यूरोप कहेगा आपने ऐसी ही शोर डाला हुआ था, वो तो हमला नहीं कर रहे। उस तरह अमेरिका की स्टैंडिंग यूरोप में भी खराब होगी अब। लेकिन अमेरिका मुसलसल इसीलिए शायद वो कहते हैं ना कि अमेरिका अब तो इस पर आ गया इंशाल्लाह रूस हमला करेगा, अब तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई है, वो कहना है इंशाल्लाह बस कल हमला करेगा। तो लेकिन नहीं, लग नहीं रहा ऐसा बिल्कुल भी, रशिया के फायदे में भी नहीं है, अमेरिका का फायदा, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें पता है अपना फायदा नुकसान। तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन नाउ एटलीस्ट, फ्यूचर की बात नहीं, लेकिन अभी इस क्राइसिस में मोस्ट प्रोबेबली इट वुडंट हैपन। हाँ वो हर रोज़ लगे हुए हैं, अमरीकी भी कह रहे हैं अब जैसे, और यूरोपियंस की बातें बिल्कुल डिफरेंट लगती हैं। जब मैक्रोन आए तो पुतिन ने कहा हाँ बात हो सकती है, और मैक्रोन साहब ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं कि जिसके नतीजे में जिस पर बातचीत हो सकती है। दूसरी तरफ बाइडन कहते हैं कल हमला कर सकते हैं। 12 फरवरी को खबर आई जब फ़ोन कॉल हुई, बाइडन से बात हुई पुतिन की और मैक्रोन से भी। मैक्रोन के नुमाइंदे ने कहा रशिया हमला करने का इरादा नहीं रखता, बाइडन ने कहा बस हमला आ सकता है जी, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। लेकिन अगर आप हार्ड कोर स्ट्रेटेजिक लॉजिक को देखें, रशिया के लिए हमला करना नुकसानदेह, एंड दैट इज़ व्हाई दे वुडंट डू इट। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही डिटेल और फिर बारीक बीनी से आपने ये बात की। व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम को देखिए, इस पर कमेंट करें, आपके कोई सवाल हो हमें लिख के भेजिए। देखते रहिए स्ट्रेटेजिक इनसाइट। थैंक यू।